नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। तो हम फर्स्ट लेसन पढ़ रहे हैं, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे कृषि औजारों के बारे में। तो चलते हैं बच्चों टेक्स्ट बुक की ओर। अब बच्चों चलते हैं हम कृषि औजारों की ओर। तो बच्चों अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए मिट्टी में बुआई करने से पहले सबसे पहले हम मिट्टी को जो है भुरभुरा करते हैं, पोला करते हैं। और ये पोला करने का कार्य हम विभिन्न औजारों से करते हैं, जैसे हल है, कुदाली है, कल्टीवेटर है। इन औजारों का उपयोग हम मिट्टी को पोला करने के लिए करते हैं। हाँ तो बच्चों हम देख रहे हैं हल की यदि बात करें तो प्राचीन काल से ही हल का उपयोग हम जुताई के लिए भी करते हैं, उर्वरक मिलाने के लिए भी करते हैं मिट्टी में, और खरपतवार को निकालने के लिए भी करते हैं, और मिट्टी को खुरसने के लिए भी करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि हल के 4 उपयोग हो गए। एक तो सबसे पहले जुताई करने के लिए, उर्वरक मिलाने के लिए, खरपतवार निकालने के लिए और मिट्टी को खुरसने के लिए। 4 कार्यों के लिए हम हल का उपयोग करते हैं। ये जो हल होता है ये लकड़ी और लोहे दोनों का ही बना होता है। अब इसको क्या करते हैं, बैलों की एक जोड़ी बैलों के ऊपर जो है या अन्य पशुओं की सहायता से इसको खींचा जाता है। अब इसमें लोहे की जो मजबूत एक तिकोनी पत्ती लगी होती है हल के अंदर, इसको हम कहते हैं फाल। और हल का जो मुख्य भाग लंबी डंडी का बना होता है, इसको हम कहते हैं बच्चों हल शेफ्ट। क्या कहते हैं? हल शेफ्ट। हल शेफ्ट कहते हैं। तथा इसके एक सिरे पर एक हैंडल बना होता है और इसका दूसरा सिरा जो होता है वो जोत होता है। इस जोत के डंडे से ये जुड़ा होता है, जिसको हम बैलों के गर्दन पर रखते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये हल की बनावट इस प्रकार की होती है। अभी हम चित्र में देखेंगे। अब एक जोड़ी बैल जो होते हैं या एक आदमी जो होता है, एक जोड़ी बैल और एक आदमी, ये दोनों ही मिलकर के इसको सरलता से चला सकते हैं आसानी से। और आजकल लोहे के हल जो है वो तेज़ी से और देसी लकड़ी के हल की जगह पर जो है वो ज़्यादा उपयोग में लिए जा रहे हैं। देखिए बच्चों ये हल का चित्र है। इसके अंदर देखिए यहाँ जो नीचे लंबी, ये देखिए ये जो हिस्सा बैल के गर्दन पर जो रखा हुआ है इसको हम जोत कहते हैं। अब ये जो लंबा डंडा है जो एक जोत से जुड़ा हुआ है, ये देखिए ये दिखाई दे रहा है, इसको हम हल शेफ्ट कहते हैं। और इसके नीचे एक लोहे की पत्ती लगी है जो कि मिट्टी को खुरचने का कार्य करती है, तो इसे हम कहते हैं फाल। क्या कहते हैं? फाल। यहाँ पर लोहे की पत्ती लगी होती है ना, ये मिट्टी को खुरचने का कार्य करती है। तो इस प्रकार की बनावट होती है हमारी हल की। अब देखो बच्चों दूसरा हमारा कृषि औजार है कुदाली। कुदाली की बात करें तो ये भी एक सरल तरीके का ही औजार है जिसको हमने देखा है, और इसका उपयोग जो होता है वो भी खरपतवार निकालने के लिए किया जाता है, मिट्टी को पोला करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अब ये लकड़ी और लोहे दोनों की बनी होती है। अब इसका भी जो एक सिरा होता है, इसके ऊपर लोहे की चौड़ी और मुड़ी हुई एक प्लेट होती है। तो ये प्लेट जो होती है इसके ऊपर एक पत्ती लगी होती है लोहे की, जो कि मिट्टी को खुरचने का कार्य करती है। ये देखिए ये कुदाली का चित्र इस तरीके का होता है। देखिए ये जोत वाला हिस्सा है जो बैल के गर्दन के नीचे लगाया जाता है। ये एक लोहे की लंबी डंडी होती है या लकड़ी की एक लंबी डंडी होती है, और इसके ऊपर जो है ये मुड़ी हुई प्लेट लगी होती है लोहे की। और ये मिट्टी के अंदर जो होती है ये मिट्टी को खुरचने का कार्य करती है। जब बैल चलता है बैलों की गर्दन पे लगाया जाता है और ये मिट्टी के अंदर जो है मिट्टी को खुरचने का कार्य करती है। इस तरीके से कुदाली का उपयोग भी जो है मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। अब देखो बच्चों तीसरा यंत्र है हमारा कल्टीवेटर। तो वर्तमान समय में हम जुताई करने के लिए कल्टीवेटर का उपयोग करते हैं। अब ये कल्टीवेटर जो होता है ये क्या करता है, इसके उपयोग से एक तो श्रम भी बचता है, मेहनत बचती है, और दूसरा समय भी बचता है, और एक साथ अधिक क्षेत्रफल पर जो है वो जुताई का कार्य होता है। एक तो हल जुताई करता है तो वो कम क्षेत्रफल के ऊपर जो है वो जुताई होती है, फिर बार बार उसको जो है करना पड़ता है, घूमना पड़ता है बैल को। लेकिन कल्टीवेटर जो होता है वो एक साथ अधिकांश भाग पर जो है जुताई करने का कार्य करता है। तो इससे श्रम भी बचता है और समय की भी बचत होती है। ये देखिए बच्चों कल्टीवेटर कुछ इस तरीके का होता है, ट्रैक्टर के पीछे लगा दिया जाता है, इससे श्रम भी बचता है, मेहनत बचती है। और पीछे की तरफ ये लगा होता है बहुत सारा, ये लोहे की पत्तियाँ एक साथ बहुत सारी होती है। हल में तो जो है एक ही लोहे की पत्ती होती है, तो वो एक कुछ ही भाग को जो है वो खोदने का कार्य करती है, पोला करने का कार्य करती है। लेकिन इसमें बहुत सारी लोहे की पत्तियाँ लगी होती है जो एक साथ जो है अधिक क्षेत्रफल को, भूमि के अधिक क्षेत्रफल को जो है वो जुताई करने का कार्य करती है। तो इस प्रकार वर्तमान समय में कल्टीवेटर के द्वारा जो है वो जुताई का कार्य किया जाता है।
अब देखो बच्चों, हम चलते हैं बुआई में। तो बुआई की यदि हम बात करें तो बुआई जो है फसल उत्पादन का ये भी सबसे महत्वपूर्ण चरण है। तो बोने से पहले हम अच्छी गुणवत्ता वाले साफ और स्वस्थ बीजों का ही चयन करते हैं, का ही उपयोग करते हैं। अब किसान क्या करता है, अधिक उपज देने वाले बीजों को ही जो है सबसे पहले प्राथमिकता देता है। तो हम बीजों का चयन किस प्रकार से करेंगे वो हम पढ़ते हैं। अब देखिए बीजों का चयन किस प्रकार से करेंगे हम। तो यहाँ पर पहेली क्या कह रही है, पहेली ने अपनी माँ को देखा कि पहेली की माँ ने चने के कुछ बीज लिए और उनको एक जार के अंदर रखे और उसमें कुछ पानी भर दिया। जब पानी डाला तो उन्होंने कुछ मिनट के बाद देखा कि कुछ बीज जो थे वो पानी के ऊपर तैरने लगे और कुछ बीज जो थे वो पानी के अंदर नीचे पैने में बैठ गए। तो इसका मतलब ये है कि जो बीज तैरने लगे वो खोखले थे, खराब थे, क्षतिग्रस्त थे, और जो पानी के अंदर नीचे की तरफ पैने में बैठ गए वो बीज जो थे वो स्वस्थ, साफ और अच्छी गुणवत्ता वाले बीज थे। तो इस प्रकार से हम बीजों का चयन कर सकते हैं कि कौन से बीज किस प्रकार के हैं, उनका चयन करके और फिर बो सकते हैं। तो यहाँ पर क्रियाकलाप 1.1 देखते हैं। इसके अंदर हमने एक बीकर लिया और बीकर के अंदर बीकर को हमने पानी से आधा भर लिया और इसके अंदर एक मुट्ठी गेहूँ के दाने डाल दिए। अब जब हमने देखा, कुछ समय बाद हमने देखा कि कुछ बीज जो थे पानी के ऊपर तैरने लगे, कुछ बीज जो थे वो पानी के नीचे बैठ गए। अब जो हल्के बीज थे वो तो तैरने लगे और जो भारी थे, हल्के थे, क्षतिग्रस्त थे, वो तो ऊपर तैरने लगे और जो भारी थे वो नीचे पैने में बैठ गए। तो इस प्रकार से हम बीजों का चयन करना सीख सकते हैं। स्वस्थ और अच्छे जो बीज होंगे वो नीचे पानी में जम जाएंगे, जबकि क्षतिग्रस्त और हल्के बीज जो होंगे वो ऊपर की ओर तैरेंगे। इस प्रकार से हम जो है बीजों का चयन कर सकते हैं, बीजों को अलग अलग कर सकते हैं। और बुआई करने से पहले हमको जो है बीजों का चयन करना आना चाहिए कि हमें किस प्रकार के बीज चयन जो है वो बोने हैं, ताकि हमको अच्छी फसल प्राप्त हो, अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सके। अब चलते हैं बीजों को बोने के प्रारंभ जो परंपरागत औजार हैं वो कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए परंपरागत औजार क्या कह रहे हैं। परंपरागत रूप से जो बीजों की बुआई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये औजार जो होता है ये हल की तरह ही होता है। इसके अंदर जो एक कीप के आकार का बना हल जो होता है उसी प्रकार का होता है। इसके अंदर एक कीप के आकार के पाइप लगे होते हैं। अब कीप के आकार का जो पात्र होता है या कीप जो होता है उसके अंदर से बीजों को डाला जाता है। वो विभिन्न पाइपों से होता हुआ और 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरता है और ये बीज जो होते हैं गुजर करके मिट्टी के अंदर, मिट्टी को भेदते हुए वहाँ पर जो है वो बीज स्थापित हो जाते हैं और फिर ये जो है आगे बैल आगे बढ़ता रहता है और इस प्रकार से जो है मिट्टी के अंदर बीजों को बोते रहते हैं। देखते हैं चित्र के अंदर किस तरीके से बता रहा है। देखिए प्राचीन समय में बीजों को इस तरीके से बोते थे। ये जो हल होता था, हल के यहीं पर जो है ये कीपनुमा आकृति का, ये देखो ये एक पाइप लगा हुआ है। ये पाइप जो है नीचे एक लंबे पाइप में जुड़ा हुआ है। इसके अंदर 2-3 जो है वो पाइप लगे हुए हैं छोटे छोटे। तो यहाँ से ऊपर से जो है बीजों को डाला जाता है। ये इस पाइप से होते हुए यहाँ नीचे की ओर जाते हैं और नीचे जाकर 2-3 पाइपों से गुजरकर और मिट्टी के अंदर स्थापित होते रहते हैं और इस प्रकार से बैल आगे चलते रहते हैं और मिट्टी के अंदर जो है वो बीज स्थापित होते रहते हैं और इस प्रकार से बुआई होती रहती है। तो प्राचीन समय के अंदर हल का उपयोग भी जो है बीज बोने के लिए करते थे। और इस उपकरण का नाम हम कह सकते हैं इस तरीके से कि प्राचीन सीड ड्रिल इसी तरीके का होता था। ये देखिए बच्चों, वर्तमान समय में सीड ड्रिल ऐसा होता है, बीज बोने का जो यंत्र है वर्तमान, उसे हम कहते हैं सीड ड्रिल। तो ये सीड ड्रिल जो होता है ये इसका मेन पाइप होता है। इसको ट्रैक्टर के अंदर जो है पीछे जोड़ दिया जाता है और ऊपर से यहाँ से जो है मेन पाइप से यहाँ से बीज जाते हैं और विभिन्न पाइपों से होते हुए और विभिन्न पाइपों से ये मिट्टी के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में जो है वो अंदर की ओर मिट्टी के अंदर स्थापित होते हैं, बीज गिरते हैं और फिर ये आगे चलता रहता है। सीड ड्रिल आगे चलता है, ट्रैक्टर जैसे जैसे आगे चलता है मिट्टी को ढकता जाता है और बीज जो होते हैं मिट्टी के अंदर ढक भी जाते हैं। और इससे बीज बोने पर बीजों में समान दूरी रहती है, समान गहराई बनी रहती है और श्रम भी बचता है, समय भी बचता है ना। और इस प्रकार से हम सीड ड्रिल के द्वारा वर्तमान समय में बीजों को बोने के लिए इस उपकरण का उपयोग करते हैं। इसे हम कहते हैं सीड ड्रिल। तो चलते हैं बच्चों, सीड ड्रिल क्या कह रहा है। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर के द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है। वही ट्रैक्टर के पीछे हम सीड ड्रिल लगा देते हैं, बीजों हमने चित्र देखा था, और इसके द्वारा बीजों में जो है समान दूरी बनी रहती है, समान गहराई बनी रहती है। सभी बीज समान दूरी पर समान गहराई में बोए जाते हैं और इससे हमको फसल उत्पादन अच्छा प्राप्त होता है। और बुआई के बाद बीज जो होते हैं मिट्टी के द्वारा ढक भी दिए जाते हैं इसके सहायता से, और इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका भी जा सकता है।
इसके द्वारा जब बीज बोते हैं तो ढक जाते हैं मिट्टी से, जिससे कि उनको पक्षी खा भी नहीं सकते। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सीड ड्रिल के द्वारा बुआई करने से समय की भी बचत होती है और श्रम दोनों की ही बचत होती है। अब बच्चों देखो, पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच में जो है उचित दूरी होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सारे बीज एक साथ ही हम उगा देंगे तो सारे एक साथ उगेंगे तो उनको जो है न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, सूर्य का प्रकाश प्रॉपर नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए जब हम पौधे उगाते हैं तो बीजों को जब हम उगाते हैं तो इनको समान दूरी पर और समान गहराई पर उगाया जाता है ना। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब देखिए बच्चों, जिससे पौधों को सूर्य का प्रकाश प्रॉपर मिल सके, पोषक तत्व प्रॉपर मिल सके, यदि समान दूरी पर अलग अलग उगाएंगे, कुछ दूरी पर उगाएंगे, पास पास ज़्यादा नहीं उगाएंगे तो इनको सूर्य का प्रकाश प्रॉपर मिल पाएगा, पोषक तत्व प्रॉपर मिल पाएंगे, जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होगा। और अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को वहाँ से निकाल कर हटा भी सकते हैं और दूसरी जगह भी लगा सकते हैं। तो इससे हमको अधिक उत्पादन प्राप्त होगा, अच्छी फसल प्राप्त होगी और सभी पौधे जो होंगे स्वस्थ और जीवित रह पाएंगे। अब चलते हैं बच्चों खाद और उर्वरक मिलाना। अब खाद और उर्वरक किसे कहते हैं, खाद किसे कहते हैं? तो ऐसे पदार्थ जिनको मिट्टी के अंदर पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं? खाद कहते हैं। मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों का स्तर बना रहे, इसलिए हम जिन पदार्थों को मिट्टी के अंदर मिलाते हैं उनको क्या कहते हैं? खाद कहते हैं या फिर उर्वरक कहते हैं। तो खाद जो होती है ये तो जैविक होती है और उर्वरक जो होते हैं ये रासायनिक होते हैं, जिनको फैक्ट्रियों में तैयार करते हैं। और खाद जो है हम स्वयं खेतों के अंदर तैयार कर सकते हैं प्राकृतिक पदार्थों के द्वारा। तो चलते हैं बच्चों आगे। अब देखो बच्चों, मिट्टी जो होती है ये ही फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है और ये पोषक ही जो होते हैं पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, है ना। तो अब कुछ क्षेत्रों में किसान क्या करते हैं कि खेतों के अंदर जब फसलें बोते हैं तो एक फसल के बाद दूसरी फसल बो देते हैं, लगातार फसलें बोते रहते हैं। तो जब लगातार फसलें बोते हैं और खेत बिल्कुल भी खाली नहीं रहता है तो इससे क्या होता है? मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो जब मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो इस क्षति को पूरा करने के लिए किसान खेत में क्या देते हैं? खाद डालते हैं, है ना। और ये खाद जो होती है ये प्रक्रम क्या कहलाता है? खाद देना कहलाता है। अब अपर्याप्त खाद देने से भी क्या होते हैं? पौधे जो होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। अब देखो बच्चों, यदि हम देखें तो खाद क्या है? एक कार्बनिक पदार्थ है। ये हमको पौधों से, जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होता है, मृत पौधों से और जंतु अपशिष्ट से ही हमको प्राप्त होता है। तो किसान क्या करता है? पौधों और जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे के अंदर डाल देता है, उसके अंदर कुछ पानी डाल देता है, उसको ढक देता है। कुछ समय के बाद जब हम उसको देखते हैं तो उसके अंदर जो है और कुछ सूक्ष्म जीव भी उसके अंदर छोड़ दिए जाते हैं। अब ये सूक्ष्म जीव जो होते हैं इनका अपघटन कर देते हैं, अपघटन करके और उससे एक पदार्थ बनाते हैं, इसे हम कहते हैं हुमस या फिर हम इसको कहते हैं खाद, है ना। जो भी पदार्थ जो तैयार होता है क्या कहलाता है? खाद कहलाता है। अब चलते हैं वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट की यदि हम बात करें तो केंचुए के द्वारा जो खाद तैयार की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। यही जो हमने खाद बनाई थी, कार्बनिक खाद जो बनाई, इसी के अंदर जब हम रेड अर्थ फॉर्म डाल देते हैं या फिर केंचुए डाल देते हैं तो ये केंचुए क्या करते हैं कि इन जंतु अपशिष्ट और पादप अपशिष्टों का अपघटन करते हैं और इनसे जो खाद तैयार करते हैं वो वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। तो केंचुए के द्वारा तैयार जो खाद होती है वो वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। इस प्रकार से हम खाद तैयार कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। और खाद एक जैविक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ है, जिसको हम खेतों में तैयार कर सकते हैं। और अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए, अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए खेतों में जो है हमें खाद समय पर देना आवश्यक है और एक निश्चित मात्रा में देना जरूरी होता है। तो बच्चों, आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे।